हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीके स्पोर्ट्स साइट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित साइंस का एमसीक्यू चल रहा है। तो आप सभी के लिए एक रिवीजन का क्लास जो है ये बेस्ट क्लास है। तो चलिए प्रश्न जो है 401 से प्रश्न को शुरू करते हैं। और आप सभी को हम बता देना चाहते हैं कि साइंस का जो है वॉल्यूम 1 कर रहे हैं हम सभी, वॉल्यूम 1, जो कि इसमें 500 प्रश्न है। और पिछले वीडियो में हमने 400 प्रश्न कर चुके हैं, 400 प्रश्न हमने देख चुका है। तो आप सभी जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है साइंस एनसीईआरटी करके, तो आप जाके चाहते हैं तो रिवीजन कर सकते हैं 400 प्रश्नों का। और आज जो है 401 से 500, यानी कि आज वॉल्यूम 1 को क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आप सभी बोलिएगा तो मैं वॉल्यूम 2 भी लेकर आऊँगी, जिससे आप सभी का साइंस जो है काफ़ी रिवीजन हो जाएगा और आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आप सभी क्या कीजिएगा, वीडियो को देखिएगा शुरू से अंत तक और लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे पता चल सके आप सभी ने वीडियो को देखा है। तो चलिए प्रश्न जो है 401 से शुरू करते हैं। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो चलिए प्रश्न 401 है, वो परिस्थिति जिसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाती है, उसे क्या कहते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि रक्त में जो शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो हमें कौन सी बीमारी होती है, डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह होती है। तो यहाँ तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने की है, रहेगा तो मधुमेह होगा। लेकिन यहाँ प्रश्न में पूछ रहा है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, तब उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिया, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब पौधे के किसी भाग में वृद्धि की ओर होती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप सभी आंसर कीजिए, इसका क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा, देखिए जब पौधे के किसी भाग में वृद्धि होती है तो क्या होगा, धनात्मक प्रकाशनुवर्तन होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिए ऑप्शन को, और इससे क्या होगा, आप सभी का रिवीजन तो होगा साइंस का। और बता देते हैं जो साइंस का ये जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर जो आधारित है, ये प्लेटफॉर्म का है। और इसमें तीनों प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और बायो भी है। और बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए ये बेस्ट क्लास होने वाला है। तो ये हुआ। अगला प्रश्न है 403 के पौधों में स्रावित होने वाले हार्मोन जो तने के विकास में मदद करता है। तो यहाँ तने, एक हार्मोन की बात कर रहा है जो कि तने में विकास के लिए जो मदद करता है, वो क्या है। तो ये हो जाएगा जिब्रेलिन। अगला प्रश्न है, एक लिंगिंग पुष्प होता है, एक लिंगिंग जो पुष्प होता है 404 का, वो होता है पपीता। ये एक लिंगिंग पुष्प होता है, तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औद्योगिक उपयोग के लिए उत्पादित इथेनॉल के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसे जहरीले पदार्थों, जैसे कि यहाँ पे भरना है, इसमें मिलाकर पानी के अनुपयुक्त बनाया जाता है। तो ये क्या मिलाया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेथेनॉल, यानी कि औद्योगिक उपयोग के लिए उत्पादित इथेनॉल के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसे जहरीले पदार्थों जैसे मेथेनॉल को इसमें मिलाकर पानी के लिए अनुपयुक्त बनाया जाता है। अगला प्रश्न है 406, यदि एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें गलत पूछा गया है। तो देखिए, प्रतिबिंब पी और एफ के बीच निर्मित होगा, ये सही है। प्रतिबिंब छोटा बनेगा, ये भी सही है। प्रतिबिंब सीधा बनेगा, ये भी सही है। लेकिन प्रतिबिंब वास्तविक होगा, ये कथन जो है गलत दिया हुआ है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 407 प्रश्न है, 407 प्रश्न है, एक विद्युत उपकरण
एक विद्युत उपकरण, यहाँ पे दिया हुआ है, एक विद्युत उपकरण 1 सेकेंड में 1000 जूल ऊर्जा खपत करता है। यदि वो 1 घंटा चलती है तो इसके द्वारा खपत बिजली की मात्रा क्या होगी। तो ये तो बनाने का प्रश्न है, तो आप सभी बनाइएगा 407 का। तो जो आंसर इसका आएगा 1 इकाई की खपत करेगा, अर्थात 1 किलोवाट घंटा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है तो कहलाता है। तो ये प्रश्न दिया हुआ है, क्या कहलाएगा। एक गोलाकार होगा तो इसका हो जाएगा अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, अंतःश्वसन के दौरान फेफड़े के कारण हवा से भर जाते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, ये फेफड़ों के स्फीति। अगला है, हीलियम के 54 ग्राम कितने मोल मौजूद होते हैं। तो हीलियम के 54 ग्राम में कितने मोल मौजूद होते हैं, ये प्रश्न है 410 का। तो इसको बना इतनी कीजिएगा तो ये आएगा 13.5 मोल। अगला प्रश्न, यौवन के समय लड़कों में दिखने वाला परिवर्तन लाता है तो ये हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है। अगला प्रश्न है, एंजाइम नहीं है। तो एंजाइम क्या नहीं है, 4 प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है और इसमें पूछा जा रहा है एंजाइम क्या नहीं है। तो इंसुलिन जो है वो एंजाइम नहीं है। अगला प्रश्न है, गर्भाशय के माध्यम में, अगला प्रश्न, तो गर्भाशय के माध्यम से योनि जो खुलता है वो गर्भाशय ग्रीवा में खुलता है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक स्लिंकी को संपीड़ित करके हम इसमें किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित कर सकते हैं। तो इसमें स्थित ऊर्जा संग्रहित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक धावक जिसका वजन 80 किलोग्राम है एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर 60 सेकंड में 1 मीटर के 10 कदम चलता है तो शक्ति की गणना करें। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 415 का, तो ये बनाइएगा तो आएगा 130.67 वॉट। अगला प्रश्न है, सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच में क्या संबंध है। तो सेल्सियस और केल्विन यहाँ पे सब दिया हुआ है, यानी कि सेल्सियस और केल्विन जो होता है किसके बराबर होता है। तो यहाँ देखिए 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है। पढ़ते जाएंगे, ध्यान में रखेंगे, सभी प्रश्न जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, 2 समांतर धारावाही तार जिसमें धारा विपरीत दिशा में प्रभावित हो रही है तो एक दूसरे के क्या होंगे। तो 417 का ये हो जाएगा प्रतिकर्षित करेंगे। अगला प्रश्न है, लोलक का कालावधि जो है, लोलक का कालावधि वो निर्भर करती है, यानी लोलक का कालावधि किस पे निर्भर करती है, ये प्रश्न है। तो वो है द्रव्यमान पे, लंबाई पे, समय पे या तापक्रम पे। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो वो डिपेंड करता है उनके लंबाई पे। लोलक की यानी पेरिड और पेलुडम की जो निर्भर करती है वो लंबाई पे निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, यानी कि जो नीचे दिए गए पौधे एवं और उनके खाग भाग युग्मों का कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अदरक जो है क्या है, यहाँ पे मतलब इसे सही जो जोड़ा है उसे बताना है कि सही जोड़ा जो है कौन सा नहीं है, तो ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए आलू जो है उसका मूल, आलू जो है हम लोग रूट थोड़ी खाते हैं आलू का, तो ये सही आंसर हो जाएगा। यानी ये जो आलू जो है इसका गलत जोड़ा बताया गया है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब 1 kg पानी को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो आयतन पूछा गया है, यहाँ पे घनत्व नहीं आयतन पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा इसका। तो देखिए जब 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो इसका आयतन जो होता है अधिक हो जाता है। अगला प्रश्न है, 3 कूलाम आवेश को 10 वोल्ट के संभावित अंतर के साथ 2 बिंदुओं पर ले जाने पर कितना समय
मतलब कितना काम किया जाता है। ये प्रश्न 421 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 30 जूल। बनाइएगा तो आंसर आ जाएगा 30 जूल। अगला प्रश्न है डायनमो का प्रयोग कहाँ किया जाता है। 422 डायनमो का प्रयोग कहाँ किया जाता है, और ये यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका जो डायनमो का प्रयोग किया जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शुक्राणु कहाँ बनते हैं। 423 का प्रश्न है, तो ये बनते हैं ऑप्शन डी अंडकोश और वृषण कोश में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा मोनेरा समूह में आता है। ये प्रश्न है 424 का, तो इसका जो हो जाएगा जीवाणु बैक्टीरिया के समूह में आया जाता है ये। 425 है लार में पाया जाने वाला लार एमाइलेज किसको पचाकर उसे माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। तो एक क्या है, लार जो लार है जो क्या करता है एमाइलेज को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है, वो कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो देखेंगे आंसर ऑप्शन डी जो है मंड स्टार जो है वो कर देता है। तो चलिए अगला प्रश्न क्या है समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण द्वारा जब बनाया गया प्रतिबिंब वो कैसा होगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, उसके बाद बताना है कि क्या हो जाएगा। तो 3 और 4 जो होता है वो सत्य हो जाता है, यानी कि वस्तु के आकार के बराबर का होगा और पार्श्वरीय उल्टा होगा, यानी कि ये जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। 428 है अस्थि से अस्थि जोड़ी जाती है। 428 का है अस्थि से अस्थि जुड़ती है तो उसे क्या कहते हैं। और ये जो प्रश्न है काफ़ी कंफ्यूज करता है सभी को। तो ये क्या हो जाएगा, अस्थि को अस्थि से जो जोड़ा जाता है वो होता है स्नायु, जिसे लिंगामेंट कहते हैं। अगला प्रश्न है टिप्सिन का स्राव निम्न से कौन करता है। तो ये करता है अग्नाशय, ट्रिप्सी का स्राव करता है। अगला प्रश्न है रक्त समूह वाले व्यक्तियों को सर्वदाता कहा जाता है। तो सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो होता है ओ ब्लड ग्रुप ओ होता है, और उसमें भी ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव होता है ना, वो होता है सर्वदाता ओ नेगेटिव, ये ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है। तो पानी का क्वथनांक ऊंचाई पे कम क्यों हो जाता है, क्योंकि कम वायुमंडल दबाव के कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न है देखिए इसको बनाना है तो आप सभी सॉल्व कीजिएगा इसे 433 का। तो ये जो ऑप्शन आएगा 2t सेकेंड, और इसे भी बनाना है 434 का सॉल्व कीजिएगा। एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा है, तो इसके मध्य उत्पन्न धारा, तो इसमें बल्ब के कितने पावर ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 110 वाट। अगला प्रश्न है गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, ध्यान में रखेंगे, पॉजिटिव होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित आवर्तों में से किसमें 18 तत्व होता है। ये 436 का प्रश्न है, तो इसे ध्यान रखेंगे, ये 4th। 437 है एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कणिकाएं उपस्थित होता है। यहाँ पे ऑप्शन है कितनी स्वाद कणिकाएं होती हैं एक मानव के जीव में, तो वो होता है 5000 से 10,000, यानी ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ने से उसका आवर्तकाल यानी पेंडुलम इंक्रीज कर जाता है, तो उसका पीरियड क्या होगा, यानी आवर्तकाल क्या होगा। तो 438 का हो जाएगा, ये भी बढ़ जाता है। अगर गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ती है तो उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है, यानी इंक्रीज कर जाता है। अगला प्रश्न है किसी पिंड का वेग दोगुना कर देने से उसकी स्थित ऊर्जा यानी उसकी गतिज ऊर्जा, किसी पिंड का वेग क्या करते हैं दोगुना कर देते हैं, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, उसकी गतिज ऊर्जा जो है 4 चौगुनी हो जाएगी,
ये भी ध्यान में रखेंगे। अगर किसी पिंड को 2 गुना करते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी किरणें विद्युत क्षेत्र में विचलित नहीं होती? तो कौन सी किरणें जो है विद्युत क्षेत्र में विचलित नहीं होती, यानी डाइवर्ट नहीं होती है, कौन सी रे इसमें हो जाएगा? तो देखते हैं इसका। तो कौन सी किरणें विचलित नहीं होती है? तो ये अल्फ़ा किरणें जो है वो विचलित नहीं होती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया हुआ है यहाँ पे कि दूध का पीएच होता है, तो दूध का जो पीएच मान होता है वो होता है 6.4 हो जाएगा इसका आंसर। 442 से ब्रोमीन का क्वथनांक, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रोमीन का पूछ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 58.78 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? मेरुरज्जु स्पाइनल कोड का कार्य क्या है? स्पाइनल कोड का कार्य क्या है? तो ये होता है प्रतिवर्ती क्रियाओं में नियंत्रण, यानी कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन का काम है स्पाइनल कोड का, जिसे मेरुरज्जु भी कहते हैं, यानी रीढ़ की हड्डी। अगला प्रश्न है, मोटर विद्युत ऊर्जा को मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी मोटर विद्युत ऊर्जा जो है किस में परिवर्तित हो जाता है? ये प्रश्न है। तो ये हो जाता है यांत्रिक ऊर्जा में चेंज हो जाता है, यानी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अगला प्रश्न है, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक है। आपेक्षिक यानी रिलेटिव डेंसिटी का मात्रक यूनिट क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, नो यूनिट। ठीक है, याद रखेंगे, नो यूनिट। 400 क्या था? 445 का ये हो जाएगा। अब 446 का देखते हैं। टोटल 100 करेंगे, 500 तक करेंगे, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा वॉल्यूम 1। अगला प्रश्न है, रुधिर लाल दिखाई देने का कारण है। तो देखिए यहाँ पे रुधिर लाल दिखाई देने का कारण है, लेकिन ऑप्शन जो दे दिया है इसमें बीमारियों का नाम दे दिया गया है, किसके कारण बीमारी होते हैं। तो यहाँ दिया है रुधिर लाल दिखाई देने का कारण क्या है? तो आप सभी जानते हैं हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है कि हमें जो रक्त है वो लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो अग्र मस्तिष्क का भाग तो आप सभी जानते हैं कि क्या हो जाएगा, मेडुला जो है अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है। बाकी सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस जो है अग्र मस्तिष्क का भाग है, मेडुला नहीं है। अगला प्रश्न है, लाल तप्त लोहे में 448 का प्रश्न है ये। तो इसे जो दिया हुआ है, लाल तप्त लोहे 72 ग्राम जल वाष्प प्रभावित करने पर एसटीपी हाइड्रोजन का कितना आयतन प्राप्त होगा? तो इससे प्राप्त होगा 89.6 लीटर। ठीक है, और अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, कैल्शियम तथा आर्गन का जो परमाणु भार दिया हुआ है वो क्या है? 40 है, इसलिए इसे कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ पे हम बनाते हैं जैसे कैल्शियम जो है, तो कैल्शियम का परमाणु भार 40 है, और एक क्या दिया हुआ है यहाँ पे? आर्गन। तो आर्गन का भी परमाणु भार 40 है, यानी दोनों क्या है? सेम है। तो इसे क्या कहेंगे? समभारिक या फिर आइसोबार कहते हैं ना, आइसोबार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है आइसोमर, आइसोटोप, आइसोबार, और यहाँ पे उपयोग में से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा? आइसोबार। अगर भार दोनों सेम हो तो क्या हो जाएगा? आइसोबार, यानी ऑप्शन इसका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एसटीपी। तो अभी तक हम लोगों ने 50 प्रश्न कर लिए हैं, अब 50 प्रश्न और करना है। तो देखिए 450 का प्रश्न है, एसटीपी पर 44.8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या है। तो इसमें मोलों की संख्या पूछा गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलास्टिक उत्तक यानी टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है स्नायु, लिगामेंट कहा जाता है।
अगला प्रश्न है मनुष्य के वृक्क की मूल संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक इकाई है। तो यहाँ 452 का हो जाएगा, नेफ्रॉन हो जाएगा। अगला प्रश्न है टार्सल हड्डियों शरीर के किस भाग में पाई जाती है। तो टार्सल हड्डियाँ जो है उस शरीर के, यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं पहले। यहाँ पे कान, पैर, सिर और हेड दिया हुआ है। तो 453 देखेंगे तो वो हो जाएगा पैर। अगला प्रश्न है नेल पॉलिश रिमूवर में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है। तो जो नेल पॉलिश होता है उसमें रिमूवर में मिलाया हुआ रहता है एसीटोन। अगला प्रश्न है 455 शरीर में हार्मोन और उनके कार्य के संदर्भ में पूछा गया है कि शरीर में हार्मोन और उनके कार्य क्या है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही ढंग से सुमेलित नहीं है, पूछा गया है कि सुमेलित नहीं है। तो ये ऑप्शन आप सभी पढ़िए, 455 का ऑप्शन पढ़िए। और यहाँ पे जो देखिए ऑप्शन ए जो है प्रोक्लेटिक महिला यौन व्यवहार को नियंत्रित करता है, ये जो है ये गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या विटामिन B12 का संबंध स्रोत नहीं है, समृद्ध स्रोत नहीं है विटामिन B12 का। 456 का देखेंगे तो ये सूर्य का प्रकाश जो दिया हुआ है ये विटामिन B12 का स्रोत नहीं है, क्योंकि ये सनलाइट जो है विटामिन D का स्रोत है। बाकी आप देखेंगे मांस, मछली और अंडा जो है विटामिन B12 से संबंधित है। अगला प्रश्न है जब किसी तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो वो भांति व्यवहार करता है। तो जब किसी तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो यहाँ पे दिया हुआ गया है कि किस तरह से वो बिहेव करता है, 457 का। तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अगला प्रश्न है 0 डिग्री केल्विन बराबर होते हैं। तो 0 डिग्री केल्विन जो बराबर होते हैं वो होते हैं -200 यहाँ पे क्या हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। अगला प्रश्न है फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। आप सभी जानते हैं फास्फोरस को पानी में ही रखा जाता है। क्यों रखा जाता है इसी का कारण पूछा गया है, क्योंकि इसका जो ज्वलन तापमान होता है मतलब ज्वलन तापमान जो है बहुत कम हो जाए, इसीलिए इसे पानी में रखा जाता है। और अगला देखते हैं सिग्मोइड कोलन किसका भाग है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, छोटी आंत, बड़ी आंत। छोटी आंत और बड़ी आंत दिया हुआ है। और भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, और भी ऑप्शन है ग्रासनी और मलाशय। तो देखिए सी और डी जो है ना ये इसका सही आंसर नहीं है। इसका जो सही आंसर है यहाँ पे जो हम अभी देखे थे ऑप्शन जो है यहाँ पे 460 का बड़ी आंत हो जाएगा। बड़ी आंत इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए चलते हैं 461 है किसी वस्तु की मानवीय आँख की रेटिना पर बनने वाली छवि होती है। यानी किसी वस्तु के मानवीय आँख पर जो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, ये प्रश्न किया गया है। तो ये जो बनता है वास्तविक और उल्टी बनती है, यानी रियल और इन्वर्टेड बनता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक कोशिका शोषण के लिए उत्तरदायी है। ती हो जाएगा सूत्रकणिका। अगला प्रश्न है सोडा पानी का pH मान पूछा गया है। सोडा पानी का pH मान क्या होगा। तो ये हो जाएगा 7 से अधिक। अगला प्रश्न है डेंगू ज्वर का कारक है। तो डेंगू जो होता है किस कारण से होता है। तो ये होता है विषाणु यानी कि वायरस से होता है। अगला प्रश्न है 465 ब्रेड अथवा इडली की लोई फूल जाती है। तो किस कारण से वो फूलती है ये पूछा गया है। तो ये हो जाएगा ईस्ट यानी कोशिका के वृद्धि, ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल के कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न है अवायवीय श्वसन में यदि फलों के रस में ईस्ट मिलाया जाता है तो शर्करा किस रासायनिक पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। यानी उसका जो केमिकल चेंज जो है वो किस केमिकल चेंज में कन्वर्टेड हो जाता है, ये प्रश्न है। तो ये हो जाता है अल्कोहल में।
क्या हो जाता है, अल्कोहल में परिवर्तन। अगला प्रश्न है, अधातु के ऑक्साइड में प्राकृतिक में होते हैं। द ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स आर इन नेचर, किस तरह के वो होते हैं, तो ये होते हैं अम्लीय, एसिडिक होते हैं। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो यहाँ पर लंबवत परिवर्तन दिया हुआ है, ये तो नहीं होगा। अगला प्रश्न है, वास्तविक प्रतिबिंब है, पार्श्व प्रतिबिंब है और बड़ा प्रतिबिंब है, तो ये 468 का जो प्रश्न है उसका जो आंसर हो जाएगा वो पार्श्व परिवर्तन हो जाएगा। और 469 का देखते हैं। 469 का जो प्रश्न है, यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल, तो ये बनाने वाले प्रश्न है, आप सभी सॉल्व कीजिएगा 469 का, तो जो सही आंसर आएगा वो 15 न्यूटन आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण को हटाती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी प्रोसेस है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर से हट जाती है, तो 470 का जो देखेंगे वो हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। अगला प्रश्न है, एक आदर्श द्रव है, यानी कि फ्यूल जो है, एक आइडियल फ्यूल जो है क्या होगा, तो ये हो जाएगा इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कोस हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हृदय, धमनियाँ और शिराएं एक साथ कार्य करती हैं, ये किस संगठन स्तर का एक उदाहरण है, 472 का, तो ये हो जाएगा अंग तंत्र, यानी ऑर्गन सिस्टम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब नमक को बर्फ़ के साथ ठीक से मिश्रित किया जाता है तो बर्फ़ का जो गलनांक है, यानी उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाता है, जब हम क्या करते हैं, जब नमक को बर्फ़ के साथ मिश्रित करते हैं, तो 473 का देखते हैं, तो आंसर हो जाएगा ए, कम हो जाता है, यानी डिक्रीज हो जाता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण द्वारा होता है, तो 474 का ये हो जाएगा फुफ्फुस शिरा, पल्मोनरी वेन हो जाएगा, पल्मोनरी वेन, ये हो जाता है ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण। अगला प्रश्न है, अपचायी ट्रांसफ़र में किस राशि में वृद्धि होती है, 475 का ये देख लीजिए आप सभी प्रश्न, और चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 475 का, तो 475 का ऑप्शन यहाँ हो जाएगा ए, सही आंसर धारा। अगला प्रश्न है, एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान का कितना गुना होता है, एक हाइड्रोजन परमाणु दिया हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है, तो 476 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 1837 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं मिलाया गया है, यहाँ पे देखिए जोड़ा जो है सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन बी विटामिन B6 जो है ये सही जोड़ा नहीं है। अगला प्रश्न है, दो कार्बन परमाणु के बीच एक द्वि आबंधन द्वारा बनता है, तो यहाँ दिया हुआ है दो कार्बन परमाणु के बीच एक द्वि आबंधन द्वारा बनाया जाता है, यानी कि ए डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स इज फॉर्म, कब बनता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, साझा किए गए दो इलेक्ट्रॉन जोड़े, यानी टू शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेरमन्स रोग होता है, तो मेरमन्स रोग कहाँ होता है, वसा की कमी से होता है या फिर प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की अधिकता से या फिर वसा की अधिकता से होता है, तो ये होता है प्रोटीन की कमी से ये रोग होता है, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, प्रोटीन की कमी से। और 480 का प्रश्न है, पौधे में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है, तो पौधों में गैसों का विनिमय स्टोमेटा के द्वारा होता है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्प्लावन का केंद्र हमेशा,
तो उत्प्लावन का केंद्र हमेशा होता है विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्रक के संपादित होता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 482 प्रश्न है, रसायन शास्त्र में साबुन का लवण है तो वसा एसिड है या फिर ग्लाइकोज है, फास्फोरस या अमोनियम कार्बोहाइड्रेट है। तो 482 का हो जाएगा वसा एसिड यानी फैटी एसिड। अगला प्रश्न है, उस बल का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। तो इसका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी, जो फोर्स है उसके कारण ऐसा होता है। 484 का प्रश्न है, 484 यहाँ पे इसको भरना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम थॉमसन ने ऊष्मागतिकी के प्रथम 2 नियमों को क्रमबद्ध किया और यह निष्कर्ष निकाला कि ताप का जो परम शून्य -273 जो है, इसके लिए उन्हें केल्विन तापमान स्केल के साथ सम्मानित किया गया है, नामकरण किया गया है। अगला प्रश्न है 485, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 485 का है जो ऑप्शन ए, मलेरिया एक जीवाणुनित रोग है, ये जो है कथन सही नहीं है। बाकी इबोला एक विषाणुजनित रोग है, एड्स एक विषाणुजनित रोग है और प्लेग एक जीवाणुजनित रोग है, ये जोड़ा जो है सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत के बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो एल्युमिनियम की एक जो मोटी परत बनती है उसकी प्रक्रिया को कहा जाता है एनोडाइटिजिंग, याद रखेंगे एनोडाइटिजिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है। चलिए देखते हैं किसका गलनांक जो है सबसे कम है। तो देखिए यहाँ पे बोरोन दिया हुआ है, कैल्शियम दिया हुआ है, नियोन दिया हुआ है और गोल्ड दिया हुआ है और पूछा गया है कि इसमें सबसे किसका गलनांक कम है। तो नियोन का जो है गलनांक सबसे कम है। अगला प्रश्न है, ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत के बराबर है। तो ये हो जाएगा, देखेंगे तो ऑप्शन ए पहला नियम हो जाएगा, इसका पहला नियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस धातु को रणनीति धातु भी कहा जाता है। तो किस धातु को विच मेटल इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक मेटल, किस धातु को कहा जाता है। तो टाइटेनियम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रक्तचाप के उपचार के लिए इनमें में से किस पादप का प्रयोग किया जाता है। रक्तचाप के उपचार के लिए विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट इज यूज टू ट्रीट ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर के लिए कौन से पादप का प्रयोग किया जाता है। 490 का प्रश्न है, तो ये हो जाएगा स्पर्गंधा जो है ये यूज किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से यौगिक का उपयोग शुष्क के रूप में नहीं किया जाता है। कौन से यौगिक, कौन से कंपाउंड है जो ड्राइंग एजेंट के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। तो वो हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रसायन के राजा के रूप में जाना जाता है, यानी कि किंग ऑफ केमिकल किसे जाना जाता है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड या फिर क्लोरीन एसिड, सोडियम एसिड भी या फिर नाइट्रिक एसिड। तो 492 का हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसे किंग ऑफ केमिकल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, धातु के एक अमलगम में दूसरा तत्व होता है। 483 का, तो 483 का प्रश्न हो जाएगा पारा। अगला प्रश्न है, तेल और पानी एक साथ क्यों नहीं मिलते। ये प्रश्न है तेल और पानी, 494 का प्रश्न है, तेल और पानी एक साथ क्यों नहीं मिलते। तो ये ऑप्शन पढ़िए आप सभी, और यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जो आंसर होगा 1 और 2 जो हो जाएगा दोनों सही हो जाएगा। 1 और 2 बोथ दोनों जो है कारण सही है। इस कारण से तेल और पानी क्या होते हैं, एक साथ नहीं मिलते।
यहाँ जो है कि तेल हमेशा ऊपर की तरफ तैरता है क्योंकि यह पानी से कम घना होता है, और तेल और पानी का मिश्रण नहीं होता है क्योंकि पानी के अणु तेल के अणु के तुलना में एक दूसरे से अधिक आकर्षित होते हैं। यानी दोनों जो है तेल और पानी के साथ क्यों नहीं मिलते, ये दोनों कथन सही है। तो ऑप बोथ 1 और 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट आइंस्टीन को निम्नलिखित में से किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो वो दिया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए दिया गया था। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर नहीं है। 496। तो ऊर्जा एनर्जी जो है वेक्टर नहीं है, बाकी फोर्स, मोमेंटम, एक्सेलरेशन ये सब वेक्टर है। अगला प्रश्न है 497। सभी ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर चलते हैं तथा सूर्य किसी एक फोकस पर केंद्रित होता है, इससे किस रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए न्यूटन का पहला नियम है, ओम का नियम है, केपलर का नियम है, लेंज का नियम है। तो 497 का जो है केपलर का नियम जो है सही हो जाएगा, यानी कि गति का जो नियम दिया था वो केपलर ने दिया था। अगला प्रश्न है, जिस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के पैमाने समान होते हैं, यानी कि किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के जो पैमाने हैं वो बराबर होते हैं, तो वो -40 डिग्री हो जाएगा, -40, याद रखेंगे -40। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को ध्वनि तरंग के साथ प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। तो ध्वनि के साथ नहीं किया जा सकता है वो हो जाएगा ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन। और लास्ट प्रश्न है 500, परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति द्वारा धीमी हो जाती है, तो ये हो जाएगा भारी जल, हेवी वाटर के द्वारा होता है। परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को क्या करते हैं, धीमी गति कर देते हैं भारी जल के द्वारा। तो ये था हमारा आज का वॉल्यूम 1 का टोटल 500 प्रश्न आज कंप्लीट हो गया। तो कैसा लगा बताइएगा हमें कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।